हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। और आज हम इस चैनल पे बात करेंगे स्क्वाट्स के बारे में, और स्पेशली हम बात करेंगे डीप स्क्वाट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है, ये क्वेरी है कि डीप स्क्वाट्स हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये हमारी नी की हेल्थ के लिए अच्छे हैं या नहीं है। बहुत बार ये सजेस्ट करा जाता है, बहुत लोग इस बात को बोलते हैं, ट्रेनर भी, कई सारे लोग भी इस चीज को सजेस्ट करते हैं कि डीप स्क्वाट्स मत करो, आपकी नी की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। अगर आपके मन में भी इस तरीके का डाउट है या आपको भी किसी ने सजेस्ट करा है डीप स्क्वाट ना करने के लिए, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। डीप स्क्वाटिंग एक ऐसी ह्यूमन की नेचुरल पोजीशन है। अगर आप देखेंगे, एक जो फिटेस्ट जो मदर वॉर्म में होता है वो भी एक डीप स्क्वाट पोजीशन में होता है। बहुत सारे बच्चों को आप देखेंगे जो बाहर खेलते हैं, डीप स्क्वाट पोजीशन में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, खेलते हैं। और बहुत सारे जो अफ्रीकन एशियन लोग भी आपने देखे होंगे जो डीप स्क्वाट पोजीशन में बैठ के अपनी बहुत सारी डेली एक्टिविटीज करते हैं। जब ये पोजीशन इतनी ज्यादा नेचुरल है, ह्यूमन इसको नेचुरली करता है, तो ये हमारे नीज के लिए कैसे हार्मफुल हो सकती है, इसके पीछे क्या रीजन है और ये चीज कहां से निकल के आई कि डीप स्क्वाट मत करो, ये आपकी नी के हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, नी के लिए हार्मफुल है। तो इसके लिए मैंने कोशिश करी कि ये बात कहां से आई, थोड़ा हिस्ट्री में जाने की कोशिश करी। तो 1950 में यूएस में एक डॉक्टर होते थे, डॉक्टर क्लाइन। उन्होंने एक रिसर्च करी और उनकी रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो कॉलेज फुटबॉल प्लेयर हैं उनमें बहुत ज्यादा नी इंजरी हो रही है, ये नी इंजरी का रीजन क्या है। और उनका मानना ये था कि ये नी इंजरी इसलिए हो रही है क्योंकि ये फुटबॉल प्लेयर जब वेट ट्रेनिंग करते हैं, वहां पे डीप स्क्वाट करते हैं, उसकी वजह से इन लोगों को ये नी इंजरी हो रही है। उन्होंने अपनी इस रिसर्च को करने के लिए अपना एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। उस इंस्ट्रूमेंट से वो इन फुटबॉल प्लेयर्स की नी को एसेस करा करते थे जब ये फुटबॉल प्लेयर अपने वेट ट्रेनिंग करते थे। वेट ट्रेनिंग करने के बाद जब ये डीप स्क्वाट करते थे और वापस आते थे, अब डॉक्टर क्लाइन इनकी नी को असेस करते थे। तो 1950 में उन्होंने ये रिसर्च स्टार्ट करी और आफ्टर 10 इयर्स इन 1961 उन्होंने अपनी रिसर्च के रिजल्ट दिए। और रिजल्ट में उन्होंने यही बताया कि सारी इंजरी डीप स्क्वाट करने की वजह से हो रही है। इन 1962 उनकी ये थ्योरी एक मैगजीन में पब्लिश हो गई। उस मैगजीन का नाम था स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, एक बहुत ही फेमस मैगजीन थी यूएस में। जब ये थ्योरी उनकी पब्लिश हो गई तो वहां पे ये बात फैल गई और बहुत सारे लोग इस चीज को सजेस्ट करने लगे, इवन बहुत कोचेज इस बात को सजेस्ट करने लगे कि डीप स्क्वाट नहीं करनी चाहिए, ये हमारी नी के हेल्थ के लिए सही नहीं है। उसी टाइम जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन थी उसने भी अपने एक पोजिशनल स्टेटमेंट जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने यही बोला कि डीप स्क्वाट्स को अवॉइड करना चाहिए, ये नी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। और उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स एंड कोचेज इस बात को सजेस्ट करने लगे कि डीप स्क्वाट्स आर नॉट गुड फॉर द नी हेल्थ। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे कोचेज और डॉक्टर्स ऐसे थे जो डॉक्टर क्लाइन की थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उसमें एक डॉक्टर थे, डॉक्टर पल्सकैम। वो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे। उन्होंने 1962 में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने ये लिखा कि डीप स्क्वाट से हमारी नी की हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि हमारी जो नी है उनमें कोई हार्म नहीं होता है और हमारे लिगामेंट इसमें बिल्कुल सेफ रहते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंस उनकी ये बात जो है वो बहुत ज्यादा फैल नहीं पाई और उनके एफर्ट सारे बेकार चले गए। तो ये बात ओवर द 10 इयर्स और 15 इयर्स चलती रही कि हमको डीप स्क्वाट नहीं करने चाहिए, ये हमारी नी की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। और इवन न्यूयॉर्क में जो स्कूल थे, उनके जो सुपरिटेंडेंट थे, उन लोगों ने अपने जो फिजिकल फिटनेस के वहां पे टीचर्स थे उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि बच्चों को डीप स्क्वाट्स ना बताया जाए, स्टूडेंट्स को डीप स्क्वाट्स ना बताया जाए, क्योंकि ये उनकी नी की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। फर्दर रिसर्चेज जो इसमें हुई 1970, then 80 एंड देन 90, सारी स्टडीज में यही प्रूव हुआ कि जो डीप स्क्वाट्स हैं वो हमारे नी की हेल्थ के लिए सही है, खराब नहीं है, और हमारे जो लिगामेंट्स हैं उस पर ये कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालते हैं। जितना जितना साइंस आगे बढ़ती चली गई और जितना साइंस का यूज स्पोर्ट्स में होने लगा, बायोमैकेनिक्स में होने लगा, उतना ही ये पता लगने लगा कि जो डीप स्क्वाट है वो बिल्कुल हमारे लिगामेंट्स के लिए सेफ है। तो डीप स्क्वाट के दौरान हमारी नी में क्या होता है, इसकी बायोमैकेनिक्स को समझने के लिए हमको थोड़ा सा नी की एनाटॉमी को समझना होगा। हमारी जो नी जॉइंट है, यहाँ पे हमारे
जॉइंट पे दो मेजर बोन्स आके मिलती हैं हमारी लेग्स की। एक हमारी फीमर बोन जो हमारी थाई बोन होती है, टिबियल बोन जो हमारी लोअर लेग की बोन होती है। ये दोनों बोन आपस में आके यहाँ पे मिलती हैं। एक तीसरी बोन जो यहाँ पे होती है उसको हम बोलते हैं पटेला। ये तीन बोन आके यहाँ पे मिलती हैं। एक और बोन होती है जो हमारे बैक साइड से आती है लोअर लेग से, उसको हम फिबुला बोलते हैं। हालांकि वो बोन नी जॉइंट पे ही थोड़ा सा नीचे की ओर रहती है। ये जॉइंट हमारा एक नी कैप्सूल से इनकम्पासेस होता है और इस नी कैप्सूल के अंदर सिनोवियल फ्लूइड होता है। जो सिनोवियल फ्लूइड है ये एज ए लुब्रिकेशन का काम करता है। और जो हमारी बोन मिलती है आपस में यहाँ पे, वो बोन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मिल जाते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज काम करती है, एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है ताकि दोनों बोन आपस में ढंग से एक दूसरे को स्लाइड कर पाए। और ये थिक होती है, रबरी होती है, जिससे ये शॉक को भी एब्जॉर्ब कर पाती हैं। और इसके अलावा जो दोनों बोन्स हैं ये आपस में जुड़ती हैं लिगामेंट्स के थ्रू। और लिगामेंट्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे नी में, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जहां तक स्टेबिलिटी का सवाल है, लिगामेंट्स प्लेज द मेजर रोल। अब हमारे यहाँ पे कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं? यहाँ पे हमारे दो लिगामेंट हमारे साइड बाई साइड होते हैं। एक होता है हमारा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ये लिगामेंट हमारे नी के जॉइंट के साइड बाई साइड होते हैं। तो इन लिगामेंट का काम होता है कि हमारे नी जो नी की जो बोन्स हैं उनको साइड बाई साइड स्लाइड होने से रोके, बहुत ज्यादा स्लाइड होने से रोके। दूसरे दो इंपॉर्टेंट हमारे लिगामेंट और होते हैं जो होते हैं एसीएल और पीसीएल। एसीएल लिगामेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एसीएल सर्जरी, एसीएल इंजरी, बहुत सुना हुआ है, बहुत कॉमन है। तो ये दोनों लिगामेंट जो हमारे नी के बीच में होते हैं, जो हमारी बोन्स को आपस में जोड़ते हैं, इनका काम होता है हमारे जो दोनों बोन्स को बहुत ज्यादा एक्सेसिव बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट होने से रोकना। यानी कि एक तरीके से ये हमारी नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए लिगामेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एक लिगामेंट और होता है जिसको हम बोलते हैं मेनिस्कस। इसको कई बार कार्टिलेज भी बोल देते हैं। तो इसका मेजर काम यही होता है कि ये शॉक को एब्जॉर्ब करती है। ये हमारे जो टिबियल बोन और हमारी जो फीमर बोन होती है, यानी कि थाई बोन और लोअर लेग की जो बोन होती है, उसके बीच में होता है ये शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इस तरीके से हमारे नी का पूरा एनाटॉमी तैयार होता है। इसके ऊपर हमारी मसल्स होती है, फिर मसल्स जो है वो टेंडन के थ्रू हमारे नी जॉइंट्स पे आके जुड़ती हैं। इस तरीके से पूरा हमारा एक नी जॉइंट्स तैयार हो जाता है। अब जब भी हम डीप स्क्वाट करते हैं तो डीप स्क्वाट के दौरान हमारी नी पे दो तरीके के फोर्सेस काम करते हैं। एक होता है शियर फोर्स और एक होता है कंप्रेसिव फोर्स। शियर फोर्स का मतलब ये है, ये फोर्स एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में धकेलता है और अनअलाइंड होता है। यानी कि हमारी जो बोन्स हैं, एक हमारी थाई बोन और हमारी लोअर लेग की बोन, ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं बिकॉज ऑफ द शियर फोर्स और अनअलाइंड वे में। इस शियर फोर्स से जो हमारी बोन इधर उधर जाती हैं, इसको रोकता है हमारा एसीएल और पीसीएल लिगामेंट। तो एसीएल पीसीएल लिगामेंट का काम यही होता है कि बहुत ज्यादा बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट हमारी नी की रोके। अगर ये शियर फोर्स बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है तब हमारे लिगामेंट्स में इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो स्क्वाट में ये शियर फोर्स कितना बढ़ता है? जब भी हम स्क्वाट करते हैं तो जो शियर फोर्स होता है, एज फार एज द एसीएल लिगामेंट इज कंसर्न, वहां पे ये सबसे ज्यादा होता है जब हम 15 से 30 डिग्री पे होते हैं। यानी कि जब हम स्क्वाट कर ही रहे होते हैं, 3 to 4 इंच नीचे जाते हैं, उस टाइम ये जो शियर फोर्स का जो स्ट्रेस है सबसे ज्यादा एसीएल पे होता है। जैसे जैसे हम और डीप जाने लगते हैं, 60 डिग्री पास करते हैं, ये शियर फोर्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने लगता है। अगर हम पीसीएल लिगामेंट की बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस होता है वो होता है 90 डिग्री के दौरान, जब हम पैरेलल स्क्वाट पोजीशन में होते हैं। और जब हम 90 डिग्री से नीचे की ओर जाने लगते हैं, 100, 120, 135, तो वो जो स्ट्रेस है वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने लगता है। तो इसका मतलब यह है कि साइंस हमें ये बोलती है, साइंस हमें ये समझाती है कि जितना डीप हम स्क्वाट में जाते हैं उतना ही शियर फोर्स कम होते चले जाता है और हमारे लिगामेंट डीप स्क्वाट में ज्यादा सेफ होते हैं। अब बात करते हैं कंप्रेसिव फोर्स की। जो कंप्रेसिव फोर्स हमारे नी जॉइंट में पड़ता है उसका मतलब ये होता है कि हमारे जो दोनों जो बोन्स हैं, हमारी टिबियल बोन और फीमर बोन, आपस में एक दूसरे को पुश कर रही है एक दूसरे की ओर। और दूसरा जो कंप्रेसिव फोर्स पड़ता है वो पड़ता है हमारा
जो हमारी फीमर बोन है, जब हमारे वो पटेला से यानी कि हमारे नी कैप से जब वो मिलती है तो वहां पे एक कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होता है। तो ये दो तरीके की कंप्रेसिव फोर्स हमारे स्क्वाट के दौरान पड़ते हैं। जब हमारी फीमर बोन हमारे पटेला से कंप्रेसिव फोर्स जब वो जनरेट होता है तो 90 डिग्री के बाद वो फोर्स उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमारा फीमर बोन और जो हमारी टिबियल बोन में जो कंप्रेशन होता है वो बढ़ता चला जाता है विद दी स्क्वाटिंग डेप्थ। तो यही एक कंप्रेसिव फोर्स है जो बढ़ता है डीप स्क्वाट में। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि बढ़ते हुए कंप्रेसिव फोर्स के कारण हमारी नी में कोई इंजरी हो जाती है, क्योंकि अभी तक साइंटिफिकली या साइंस ने कुछ भी ऐसा कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करा है, और ना ही बहुत सारी इस पे ऐसी कोई रिसर्च ने इसको प्रूव करा है कि बढ़ते हुए कंप्रेसिव फोर्स के साथ हमारी नी में इंजरी हो जाती है ड्यूरिंग दी स्क्वाट्स। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर, जितने भी लोग स्क्वाट करते हैं वेटेड स्क्वाट, उन सबकी नी में फ्रीक्वेंटली इंजरी हो रही होती और ये इंजरी का रेट बहुत ज्यादा होता। लेकिन एविडेंस में ऐसा पाया गया है, जो अभी तक सो फार जो एविडेंस हैं उनमें यही पाया गया है कि ये जो कंप्रेसिव फोर्स है ये इजीली टॉलरेबल है। जिनकी भी नीज हेल्दी है, जिनकी कोई भी इंजरी नहीं है और नी उनकी हेल्दी है, तो ये कंप्रेसिव फोर्स इजीली टॉलरेबल है ड्यूरिंग द डीप स्क्वाट। इवन सम ऑफ द स्टडीज सजेस्ट जो कंप्रेसिव फोर्स होता है वो रनिंग में ज्यादा होता है कंपेयर टू द स्क्वाट। इवन यू आर डूइंग लोडेड स्क्वाट, अगर हम कंपेयर करें तो रनिंग में कंप्रेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो स्क्वाट में जो कंप्रेसिव फोर्स पड़ता है कोई रीजन ही नहीं है कि उस कंप्रेसिव फोर्स के कारण आपको कोई इंजरी हो जाए। इन 1986 एक स्टडी हुई थी जिसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को जज करा गया, उनकी नी हेल्थ को जज करा गया, उनकी नी को असेस करा गया, जिसमें बास्केटबॉल प्लेयर थे, रनर्स थे और वेट लिफ्टर थे। तो बास्केटबॉल की नी को असेस करा गया आफ्टर 1 आवर ऑफ प्रैक्टिस सेशन, रनर्स की नी को असेस करा गया आफ्टर 10 किलोमीटर ऑफ रनिंग, और वेट लिफ्टर की नी को असेस करा गया आफ्टर 1 आवर ऑफ हैवी ट्रेनिंग, स्क्वाट ट्रेनिंग। तो ये पाया गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल नी है वो है वेट लिफ्टर्स की। तो इट्स मीन कि स्क्वाट, डीप स्क्वाट हमारी नी को ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं, ये हमारी नी की हेल्थ के लिए अच्छे हैं, हमारी नी के जो लिगामेंट्स होते हैं वो बिल्कुल सेफ रहते हैं। एक और स्टडी हुई थी जिसमें 1989 में, जिसमें जो वेट लिफ्टर और पावर लिफ्टर्स को कंपेयर करा गया था उन लोगों से जो लोग स्क्वाट्स नहीं करते। तो डेफिनेटली रिसर्च में यही निकल के आया, जो वेट लिफ्टर और पावर लिफ्टर है उनकी नी ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दोज हु आर नॉट डूइंग एनी स्क्वाट्स। तो साइंटिफिकली हम देखें, रिसर्च डेटा हम देखें, प्रैक्टिकल में भी हम देखें, तो डीप स्क्वाट्स आर एब्सोल्युटली सेफ फॉर योर लिगामेंट्स एंड एब्सोल्युटली सेफ फॉर योर नी हेल्थ। डीप स्क्वाट्स कहां पे हार्मफुल होते हैं? डीप स्क्वाट उन लोगों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं जिनकी नी में ऑलरेडी पहले से कुछ इंजरी है, जिनको ऑलरेडी कुछ पहले से ही इश्यू है, वहां पे नी में डीप स्क्वाट बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। अब डीप स्क्वाट करते समय हमें क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, डीप स्क्वाट्स उसी को करना चाहिए जो एक अच्छी टेक्निक में बॉडी वेट स्क्वाट्स को फुल डेप्थ में कर सकता है, उसी को डीप स्क्वाट जो है वो लोड के साथ करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी कोई ऐसी स्पोर्ट्स है जहां पे आपको डीप स्क्वाट करने की जरूरत नहीं है, लाइक फुटबॉल, आप वहां पे अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहां पे आपको अगर डीप स्क्वाट की जरूरत नहीं है और ज्यादा उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके परफॉर्मेंस पे, तो आप पैरेलल स्क्वाट से भी अपना काम चला सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा स्पोर्ट्स है लाइक वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, जहां पे आपको डीप स्क्वाट करना ही करना है, तो ये आपकी नेसेसिटी बन जाती है कि आपको डीप स्क्वाट परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तीसरी चीज, हमको अपनी जो डीप स्क्वाट्स है उसको बहुत ही अच्छी टेक्निक्स और फॉर्म में करना चाहिए। अगर आपकी टेक्निक और फॉर्म अच्छी नहीं है और आप एक फॉल्टी मूवमेंट से अपने डीप स्क्वाट को परफॉर्म करे जा रहे हैं, तो हो सकता है इनिशियली आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको श्योर शॉर्ट इंजरी हो ही जाएगी। तो ये 2-3 जो पॉइंट है इनको कंसिडर करना चाहिए बिफोर डूइंग अ डीप स्क्वाट। तो अल्टीमेटली द मैसेज इज वेरी क्लियर कि डीप स्क्वाट्स, चाहे हम हैवी स्क्वाट्स कर रहे हैं, लोड लेके कर रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली सेफ फॉर योर नीज, फॉर योर लिगामेंट्स। और स्क्वाट्स हमेशा उतना ही लोड लें जो आपकी स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कहती है, यानी कि जितनी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, जो कंडीशनिंग आपकी है,
उस हिसाब से आप अपने लोड को लें और डीप स्क्वाट करें। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी और बहुत सारे लोगों को जरूरत होगी इस वीडियो को, तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो देखते रहिए मेरा चैनल। नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा एक नए वीडियो के साथ, वो भी स्क्वाट्स के ऊपर ही होगा। उसमें मैं बात करूंगा कि हमको स्क्वाट्स के दौरान नी को टो से आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है, क्योंकि ये भी एक बहुत कॉमन सी क्वेरी है। तो कीप वॉचिंग माई चैनल, आई विल बी कमिंग सून। थैंक यू वेरी मच।